of stationary waves, we have just seen that when the particles of left loop go up, then the particles of right loop go down. जब लेफ्ट लूप के पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे तभी राइट लूप के पार्टिकल्स नीचे जाएंगे एंड वाइस वर्सा. मतलब जब लेफ्ट लूप के पार्टिकल्स नीचे जाएंगे तभी राइट लूप के पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे. तो दिस इज द थिंग इन स्टेशनरी वेव्स. अगर हम लोग ये हाथ से दिखाए तो लेफ्ट वाले लूप के पार्टिकल्स जब ऊपर जा रहे हैं तो राइट वाले नीचे जाते हैं, और राइट वाले जब ऊपर आते हैं तो लेफ्ट वाले नीचे जाते हैं. तो लाइक दिस ऐसे ऐसे दो लूप्स का कॉम्बिनेशन होगा. वन ऑफ द साइड गोज अप, अदर साइड गोज डाउन, अदर साइड गोज डाउन, अदर साइड गोज अप, ऐसे. तो यहां पे पहला लूप है, मान लो इसके पार्टिकल्स ऊपर गए तो दूसरे वाले के नीचे आएंगे, फिर इस वाले के ऊपर जाएंगे, इस वाले के नीचे आएंगे, फिर इस वाले के ऊपर, इस वाले के नीचे, फिर इस वाले के ऊपर, इस वाले के नीचे. एंड फिर नेक्स्ट सेट ऑफ थिंग में पहले लूप के पार्टिकल अगर नीचे आए तो दूसरे वाले के ऊपर जाएंगे, तीसरे वाले के नीचे आए तो चौथे वाले के ऊपर जाएंगे, पांचवें वाले के नीचे आए छठवें वाले के ऊपर जाएंगे, सातवें वाले के नीचे आए तो आठवें वाले के ऊपर जाएंगे. तो ऑल्टरनेट रहेगा. ऐसा स्टेशनरी वेव्स अगर दो लूप का है तो हम लोग को ऐसे ऐसे पार्टिकल्स मूव होते हुए दिखाई देंगे अगर हम लोग स्लो मोशन में उन्हें देखें तो दिस इज द स्टेशनरी वेव. ओके, नाउ हाउ डू वी गेट द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव? तो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे. वी विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव. तो हमारे पास यहाँ पे स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन कैसे हुआ था? एक आदमी, लेफ्ट वाला आदमी ऊपर नीचे हाथ को कर रहा था एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ रेड कलर वेव. एंड राइट वाला आदमी हाथ को ऊपर नीचे कर रहा था एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ये ब्लू कलर सा वेव. दोनों वेव्स ऐसे आए और फिर सुपरपोज हुए एंड ऑन सुपरपोजिशन, दैट इज एडिशन ऑफ टू वेव्स, वी गेट दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन. ऐसा फॉर्मेशन दिखाई देगा. Now, what is the equation of this stationary wave? For that, you will use principle of superposition, which states that resultant displacement is the sum of individual displacements of two waves. तो पहला वेव हमारे पास ये लेफ्ट वेव है, given by the equation y1 is equal to a sin of omega t minus kx, और दूसरा वेव हमारे पास ये ब्लू कलर में लिखा हुआ y2 is equal to a sin of omega t plus kx. This wave, as you can see from this term, omega t minus kx, is moving along positive x direction. And this wave, as you can see from this omega t plus kx term, is moving along negative x direction. तो दोनों opposite direction में आएंगे and they will superpose. So let us write y1 का value. y1 का value मैंने red color में लिखा है, तो मैं यहां पे भी रेड कलर में लिख देता हूं, a sin of omega t minus kx. और दूसरा y2 का वैल्यू यहां मैंने ब्लू कलर में लिखा है, लेट मी राइट इट इन ब्लू कलर, a sin of omega t plus kx. नाउ इफ यू डू सिंपल एक्सपांशन, सिंपली एक्सपांड करो तो क्या आएगा? a sin of omega t minus kx. एक्सपांड दिस टर्म, वी गेट a sin of omega t cos of kx minus a cos of omega t sin of kx. Expand this term as well. इसको भी expand करो तो क्या आएगा? a sin of omega t cos of kx plus a cos of omega t sin of kx. If you see carefully, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे. These two term will cancel. And we will get our resultant wave equation as 2a sin omega t cos kx. Okay, so this is the equation of stationary wave. ये क्या है हमारे पास? जो रिजल्ट आया इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव. Okay, let us now see another form of this equation of stationary wave. दूसरा फॉर्म हम लोग देखते हैं. तो एक तो हम लोग ने ऐसा वेव इक्वेशन माना, लेफ्ट वाले का y1 इज इक्वल टू a sin of omega t minus kx, राइट वाले का y2 इज इक्वल टू a sin of omega t plus kx.
लेट अस टेक अनदर फॉर्म। तो दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, लेफ्ट वाला वेव ऐसे बने, ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसा भी बन सकता है कि नहीं। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ द वेव इक्वेशन। इस वेव इक्वेशन और इस वेव इक्वेशन में फर्क क्या है, दैट इज व्हाट वी विल फर्स्ट सी। देखो हम लोग ने ये फॉर्म लिखा y1 का, a साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और यहां पे लिखा था a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स, लेट मी शो यू बाय द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग अगेन। तो एक वेव इक्वेशन हम लोग ने देखा है a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस वन is when we keep the string horizontal and I move my hand in upward direction, हाथ को मैं ऊपर लूं, तो ऊपर लेके अगर मैं अप एंड डाउन मोशन करूंगा तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ वेव, a sin of omega t minus kx, and this red colored wave hence is in upward direction, ऊपर के डायरेक्शन में बना है। ओके, एंड इफ वी टेक दिस टर्म a sin of kx minus omega t, तो इसका डेरिवेशन तुम्हें याद रहेगा, ये हम लोग ने उसमें देखा था जब हम लोग वैल्यू ऑफ फेस कांस्टेंट उसका इफेक्ट देख रहे थे वेव इक्वेशन पे। तो व्हेन वी हैड दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, द जनरल इक्वेशन ऐसा था, एंड इफ आई टेक दिस फेस कांस्टेंट टू बी 180, तो हम लोग को मिला था a साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। तब हमें ये इक्वेशन आया था a साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी एट दैट टाइम। ओके, तो अगर 180 डिग्री का फेस कांस्टेंट होगा देन वी विल गेट दिस a साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो उस केस में हमारे पास 180 डिग्री फेस डिफरेंस या 180 डिग्री फेस कांस्टेंट, मतलब अगर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है तो मैं ऊपर इसको स्टार्टिंग में नहीं लेके जाएगा, मेरा हाथ में पहले नीचे लेके जाएगा फिर नीचे ऊपर करेगा। तो हाथ को मैं पहले नीचे लेके गया और फिर नीचे ऊपर किया, नीचे ऊपर ऐसे। तो ये जो साइन और इसका अगर ग्राफ देखें हम लोग तो वेव विल लुक लाइक दिस, ऐसा। ये रेड कलर का वेव पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर, फिर नीचे ऊपर ऐसे होगा। इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू द सुपरपोजिशन। ये वेव अगर इस साइड से आया ऐसे और उल्टे साइड से अगर मान लो ऐसा वेव आया, ये देखो मान लो ये वेव एक आदमी ने वेव भेजा था, लेफ्ट वाले आदमी ने यहां तक आया, अब राइट वाला आदमी अगर मान लो वेव बनाए तो वो उसका वेव ऐसे आएगा, तो अगेन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इटसेल्फ, फिर से स्टेशनरी वेव बनेगा। बट स्टिल let us see the equation for this kind of wave। अगर मान लो ऐसा केस है तो इक्वेशन ऑफ वेव, स्टेशनरी वेव कैसा बनता है, तो दैट इज व्हाट वी विल कंसीडर नाउ। तो लेट y1 बी a sin of kx minus omega t, दैट मींस फेस कांस्टेंट कितना है इधर, फेस कांस्टेंट हम लोग ने अज्यूम किया 180 डिग्री। ओके, एंड y2 तो सेम ही है, y2 बस अलग होने का कोई रीजन नहीं है, तो y2 इज a sin of kx plus omega t। अब चाहे तुम ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखो या के एक्स प्लस ओमेगा टी लिखो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। तो दिस इज y2। ओके, तो y1 और y2 हम लोग ने लिख दिया। लेट अस नाउ अगेन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, y is equal to y1 plus y2 again। okay, so let us write the equations, a sin of kx minus omega t plus a sin of kx plus omega t. Let us do the same kind of expansion again. So we get सेम, हम लोग ने वही प्रोसेस वापस किया। वी अप्लाइड साइन ऑफ ए माइनस बी हियर, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी हियर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, ए टर्म एज इट इज लिख दिया। नाउ विच टर्म विल गेट कैंसल्ड, कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। ओके, सो व्हाट वी गेट इन टर्न इज आवर फाइनल इक्वेशन 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो हमारा ऐसा इक्वेशन आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। ये भी क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। नाउ इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन केयरफुली, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड इफ यू सी इज द मैक्सिमम वैल्यू व्हिच इज 2a। इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था
ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कितना है 2a। 2a इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो 2a एम्पलीट्यूड का स्टेशनरी वेव बनेगा। नाउ वी हैव डिराइव्ड द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव by adding the two individual waves. y1 is equal to a sine of omega t minus kx, y2 is equal to a sine of kx plus omega t, and we add these two and we get equation 2a sine omega t cos kx in one case, and in another case 2a sine kx cos omega t. Okay, so let us assume this as the equation and let us see further the analysis. ये equation कैसे आया, समझ में आया? After this we will use this equation and do the analysis for string fixed at both ends. दोनों एंड पे स्ट्रिंग फिक्स्ड है। यहाँ पे क्यों फिक्स्ड है? इधर भी हाथ है और इधर भी हाथ है, तो दोनों जगह वायर का दोनों जगह में क्या है हमारे पास हाथ। दोनों एंड्स मैंने वायर के हाथ से पकड़े हुए हैं, तो ये एंड भी फिक्स्ड, ये एंड भी फिक्स्ड, और दोनों को ऑसिलेट करके हम लोग बीच में क्या बना रहे हैं स्टेशनरी वेव। सो वी विल डू एन एनालिसिस ऑफ दिस स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड derive further results for stationary wave. So let us remember this equation and use this equation for the derivation of analysis. Y is equal to 2a sin kx cos omega t. This is the equation of stationary wave. This is what we'll assume in our cases later on. 2a sin kx cos omega t. So let us start with our derivation. Analysis of string fixed at both ends. ये टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। कौन सा टॉपिक देख रहे हैं? Analysis of string fixed at both ends in case of stationary wave. तो स्ट्रिंग यहाँ पे दोनों एंड से फिक्स्ड है क्या? यस। दोनों एंड से कैसे फिक्स्ड है? वो हाथ पकड़ के, दोनों एंड्स को हाथ से हम लोग ने पकड़ के रखा है और दोनों एंड से हम लोग ऑसिलेशन कर रहे हैं, और उस ऑसिलेशन की वजह से दो वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक जा रहा है लेफ्ट टू राइट, दूसरा जा रहा है राइट टू लेफ्ट, एंड दोनों सुपरपोज होके दे गिव स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन क्या है? y is equal to y1 plus y2, the sum of addition of two waves by principle of superposition, and on substituting the value of y1 as a sine of kx minus omega t and y2 as a sine of kx plus omega t, we get the equation of stationary wave as y is equal to 2a sine kx cos omega t. तो हम लोग का ये इक्वेशन स्टेशनरी वेव का आ गया था। लेट अस यूज दिस इक्वेशन फॉर आवर एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस करना चाह रहे हैं हम लोग? वी आर ट्राइंग टू एनालाइज स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। एनालिसिस ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। दोनों साइड में हम लोग को रस्सी को पकड़ के रखा है बाय हैंड। So let us start the analysis. अब थोड़ा सोच के बताओ। At x is equal to 0, y का वैल्यू कितना है? x is equal to 0 पे y का वैल्यू कितना है? x is equal to 0 is the starting position. x is equal to 0 कौन सा पोजीशन होता है? स्टार्टिंग पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन मतलब ये पोजीशन, ये वाला। तो ये पोजीशन पे नोड है कि नहीं? At this position we have node. At this position we have node. एट द स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहां पे मेरा हाथ है, मतलब जहां पे मैंने हाथ पकड़ के रखा है, तो फिर इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है? नोड है, क्योंकि ये पॉइंट तो फिक्स्ड है। ये हाथ ऐसे ऊपर नीचे हम लोग करेंगे, लेकिन ये पॉइंट ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। ये रस्सी का ये एंड, फिर आगे का एंड, फिर आगे का एंड, ये सब जो पॉइंट से आगे के वो ऊपर नीचे होंगे, पर ये जो एंड है ये तो मेरे हाथ से फिक्स्ड है, तो हाथ तो मैं थोड़ा सा ऐसा ऊपर नीचे करने वाला हूं, तो हाथ का डिस्प्लेसमेंट तो ऑलमोस्ट कैसा रहेगा? जीरो टाइप ही रहेगा। तो एट द हैंड वेयर वी आर कीपिंग द हैंड, एट दैट पोजीशन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। एट दैट पोजीशन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो एट x इज इक्वल टू जीरो वी हैव वैल्यू ऑफ y टू बी इक्वल टू जीरो। ओके, सो बिकॉज व्हाट? नोड है वहां पे। At left hand, what do we have? Node. Node at x is equal to 0. चाहिए तो ये लिख सकते हैं। We have node at x is equal to 0. Node at x is equal to 0. Okay. So that is the reason for x is equal to 0, y is equal to 0. Now, substitute this value. y का वैल्यू कितना है? 0. और x का वैल्यू भी हम लोग कितना डालेंगे? 0. Cos of omega t. Is this identity correct?
यस बराबर, क्योंकि साइन ऑफ k इंटू जीरो मतलब क्या हो जाएगा, साइन ऑफ जीरो, k इंटू एनीथिंग इंटू जीरो इज जीरो, तो साइन ऑफ k इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो साइन ऑफ जीरो विच इज जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो आएगा, तो दैट इज करेक्ट इटसेल्फ, नॉट एन इश्यू। ओके, तो देयरफॉर जीरो इज इक्वल टू जीरो, बट इससे कुछ काम का हमें नहीं मिला। अब काम का कब मिलेगा, एट x इज इक्वल टू अदर एक्सट्रीम एंड, लेट अस से L, ये मान लो x इज इक्वल टू जीरो था लेफ्ट हैंड, राइट हैंड क्या है, x इज इक्वल टू L, राइट हैंड मतलब ये वाला साइड, एक्सट्रीम अदर साइड। L क्यों बोला उसको मैंने, क्योंकि दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एक एंड को मैंने बोला x इज इक्वल टू जीरो और दूसरे एंड को मैंने बोला x इज इक्वल टू L, दिस इज x इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज x इज इक्वल टू L, L बीइंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो x इज इक्वल टू L ये पॉइंट है, द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं रेड कलर के मार्कर से या ब्लू कलर के मार्कर से, तो दिस एंड लेट अस से x इज इक्वल टू जीरो एंड दिस एंड इज x इज इक्वल टू L, because the length of the string is L, length of the string कितना है L, तो इसीलिए एक साइड x is equal to 0, दूसरा साइड x is equal to L। so at x is equal to L what can you say, यहां पे भी नोड है कि नहीं, देखो यहां पे भी क्या है नोड, क्योंकि यहां पे भी हाथ पकड़ा हुआ है, हाथ पकड़ा है तो वहां पे क्या है नोड, तो at x is equal to 0 we can again say y is equal to 0 since we have node at x is equal to L, अदर एंड पे भी हाथ से पकड़ा हुआ है, हाथ से पकड़ा है तो वहां पे भी क्या होगा नोड, तो x इज इक्वल टू L पे हमारे पास नोड है, x इज इक्वल टू 0 पे भी हमारे पास नोड है। अब हमें कुछ काम का इक्वेशन आएगा, लेट अस सब्स्टिट्यूट x को हम लोग रखेंगे L, ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा 2a sin kL इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t, और y का वैल्यू कितना है 0। देखो मैंने क्या किया यहां पे, x इज इक्वल टू L पे, x इज इक्वल टू L पे, y का वैल्यू मैंने रखा 0, x इज इक्वल टू L पे, y को रखा 0, देखो दिख रहा है x इज इक्वल टू L पे, y को रखा 0, ओके, सो देन वी कैन से, देखो अगर ये प्रोडक्ट 0 है, एक तो एम्पलीट्यूड 0 होगा, वो तो 0 है नहीं, इस केस में क्या एम्पलीट्यूड 0 है, नहीं, एम्पलीट्यूड 0 यहां पे नहीं, ओके, तो दूसरा पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो ये टर्म 0 हो, या तो ये टर्म 0 हो, या तो ये टर्म 0, ओके, सो लेट अस टेक, ये तो 0 नहीं है एम्पलीट्यूड, लेट अस टेक साइन ऑफ KL टू बी 0, अगर साइन ऑफ KL 0 हो गया तो भी ये आइडेंटिटी ट्रू हो जाएगा, तो लेट अस टेक साइन ऑफ KL इज 0, ओके, तो साइन ऑफ KL 0 करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो साइन कब 0 होता है, साइन इज 0, साइन फंक्शन इट इज 0 फॉर मल्टीपल्स ऑफ पाई, मल्टीपल्स ऑफ पाई पे 0 होता है, कैसे, देखो ये तो मैथ से आएगा, बट लेट मी शो द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन, साइन फंक्शन ऐसा फंक्शन है, ऐसा, ये दो टाइम पीरियड मैंने बना दिया, सो दिस इज 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, देखो 0 को 0 कब आएगा, इसको 0 पाई लिख सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं 0 पाई, तो 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई n पाई, इन जनरल क्या है n पाई, 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई n पाई बोल सकते हैं, तो KL का वैल्यू आ गया n पाई, ओके, n इज इंटीजर, n क्या है इंटीजर, तो n इज इंटीजर, अब इंटीजर को हम लोग अगर p लिखेंगे तो भी चलेगा, वी कैन राइट द इंटीजर एज p, अब n क्यों नहीं लिखा, एक क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है, हम लोग ने इंटीजर को p क्यों लिखा, why did we write integer as p, why not write it as something like n, because n हम लोग ने फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया था, याद है, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो n हमने फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया है, जस्ट फॉर दैट रीजन आई एम यूजिंग दिस इंटीजर p, इंटीजर का मैंने क्या नोटेशन किया p, तो नाउ लेट अस राइट this equation KL is equal to P pi. So therefore K into L is equal to P pi. P being the integer. P क्या है यहाँ पे integer. अब K का वैल्यू तुम्हें याद है, K का वैल्यू क्या था हमारे पास, K was 2 pi by lambda, ये किसको याद है, देखो ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, K
इज नोन एज प्रोपोगेशन कांस्टेंट, उसका वैल्यू है 2 पाई बाय लैम्डा, ओके, इनटू एल मैंने एज इट इज लिखा इज इक्वल टू पी पाई, इससे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। देखो आई हैव जस्ट रिटन के एज 2 पाई बाय लैम्डा, अदर ऑल टर्म्स आर एज इट इज। तो देयरफॉर हमारा एल लेंथ कितना आएगा, पी लैम्डा बाय 2। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच वी आर ट्राइंग टू फाइंड। एल इज इक्वल टू पी लैम्डा बाय 2, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग लेंथ। व्हाट इज दिस नोन एज रेजोनेटिंग लेंथ? दिस इज नोन एज रेजोनेटिंग लेंथ फॉर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड पे रस्सी को हम लोग ने पकड़ के रखा है, एक हाथ एक साइड में और दूसरा हाथ दूसरे साइड में। तो एल इज पी लैम्डा बाय 2। नाउ वी नो द रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन फॉर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये भी हम लोग ने डिराइव किया था। ये कैसे डिराइव किया था? लेट मी शो यू इन रेड कलर। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेव्स में डिस्प्लेसमेंट है वेवलेंथ, वेव्स में टाइम है टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी विच इज n इंटू लैम्डा। तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा हम लोग ने ऐसे फॉर्मूला डिराइव किया था। तो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, ओके। तो देयरफॉर लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा? लैम्डा इज इक्वल टू v बाय n, n बीइंग द फ्रीक्वेंसी। n क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी, ओके। तो ये यहाँ पे हम लोग ये रिजल्ट में रखेंगे। l क्या हो जाएगा? p लैम्डा बाय 2। अब लैम्डा का वैल्यू हम लोग के पास क्या आया? v बाय n। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू v बाय n, ओके। तो वी गेट आवर फाइनल रिजल्ट विच वी आर ट्राइंग टू फाइंड। n का वैल्यू आएगा pv बाय 12। n का वैल्यू क्या आएगा? pv बाय 12, वेयर v इज द वेलोसिटी। v क्या है? वेलोसिटी। लेट मी राइट इट वंस मोर। n का वैल्यू क्या आएगा? सी आई हैव सब्स्टिट्यूटेड, इसको अगर ब्लू कलर में हम लोग लिखे, लैम्डा इज इक्वल टू v बाय n। लेट मी मार्क इट इन ब्लू कलर। तो लैम्डा को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया? v बाय n, ओके। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन। लैम्डा इज v बाय n, आई हैव सब्स्टिट्यूटेड लैम्डा इज v बाय n। लैम्डा को मैंने सब्स्टिट्यूट किया v बाय n। तो वी गेट फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू pv बाय 12, ओके। अब वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? वेलोसिटी स्ट्रिंग वेव्स में, स्ट्रिंग वेव्स में वेलोसिटी का वैल्यू था रूट ऑफ t बाय म्यू। याद है वेलोसिटी का वैल्यू है रूट ऑफ t बाय म्यू। तो दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट विच वी आर ट्राइंग टू फाइंड, एंड दिस इज नोन एज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। दिस इज नोन एज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये किसके लिए है? फॉर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। ये हम लोग ने क्या अज्यूम किया है? रस्सी दोनों साइड में फिक्स्ड है, दोनों हाथ दोनों साइड में एक एक हाथ ने उसको पकड़ के रखा है। सो दिस रिजल्ट्स आर फॉर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। स्ट्रिंग फिक्स्ड बोथ एंड्स, स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, ओके। तो ऐसा रिजल्ट हम लोग को आएगा। तो दिस इज द रिजल्ट फॉर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ लेंथ। See, what is the purpose of doing all this? We were trying to find this resonating frequency and resonating length. So what is the way in which we found it? By doing the analysis of string fixed at both ends. ये रस्सी दोनों हाथ में कैसे पकड़ के रखा है? एक साइड में एक हाथ, दूसरे साइड में दूसरा हाथ, और ये रस्सी दोनों साइड फिक्स्ड है। Then we use the equation of stationary wave. Stationary wave कहां से आ गया यहाँ पे? क्योंकि दोनों हाथ ऑसिलेट कर रहे थे ऐसा ऊपर नीचे, उसी के कारण ये स्टेशनरी वेव बना है। अब स्टेशनरी वेव बनने के बाद व्हाट डिड वी डू? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस्ड, वी यूज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव एंड वी यूज द कंडीशन दैट बोथ ऑफ द एंड्स वेयर वी आर होल्डिंग अवर हैंड, दोनों साइड में जहां पे हमने हाथ पकड़ के रखा है वहां पे नोड है। वो तो हमें दिख ही रहा है, यहाँ पे भी नोड है लेफ्ट हैंड पे, यहाँ पे भी नोड है राइट हैंड। तो दोनों एंड्स पे नोड है, इसीलिए व्हाट आई हैव डन इज आई हैव सब्स्टिट्यूटेड y is equal to 0 at x is equal to 0 and y is equal to 0 at x is equal to L. So in this equation of stationary wave, which is y is equal to 2a sine of kx cos of omega t, we substitute x is equal to 0 and y is equal to 0, which gives us 0 is equal to 0, which is not helpful for us. It is not wrong, but it is not helpful to us. Hence we use our second condition wherein we have at x is equal to L, y is equal to 0. Because L लेंथ पे हमारे पास यहाँ पे हाथ है,
हाथ है तो वहां पे नोड है, नोड है तो वहां पे y का वैल्यू 0 है, नोड मींस 0 डिस्प्लेसमेंट पॉइंट, तो y का वैल्यू 0 है। तो एट x इज इक्वल टू l, y इज इक्वल टू 0, दैट इज द सेकंड कंडीशन विच आई एम यूजिंग, एट x इज इक्वल टू l, y इज इक्वल टू 0। तो नोड एट x इज इक्वल टू l की वजह से ऐसा हुआ। तो लेट अस पुट x इज इक्वल टू l, तो मैंने क्या किया, इस स्टेशनरी वेव के इक्वेशन में x को डाला l। अब जब x l है तो y का वैल्यू 0 है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0, बिकॉज x इज इक्वल टू l पे हम हाथ रखा हुआ है, हाथ पकड़े हैं, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, नोड होगा, इसीलिए y 0 होगा। तो एट x इज इक्वल टू l, y इज इक्वल टू 0। तो हेंस वी गेट दिस इक्वेशन टू बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 0 के इक्वल है, ये ब्लू कलर से मैंने मार्क किया वो। तो इसीलिए कब ये 0 होगा, जब या तो फर्स्ट टर्म 0 होगा, एम्पलीट्यूड 0 होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग वहां पे रस्सी हिला रहे हैं, कुछ तो एक फाइनाइट एम्पलीट्यूड है, तो इसीलिए ये टर्म 0 नहीं हो सकता है। लेट अस टेक द सेकंड टर्म, साइन KL इज 0। तो साइन KL 0 लिया हमने, तो साइन KL इज 0 गिव्स KL इज p पाई। तो हम लोग का ऐसा इक्वेशन आ गया, क्योंकि साइन फंक्शन 0 कब होता है, फॉर मल्टीपल्स ऑफ पाई, तो दैट इज p पाई, p बीइंग द इंटीजर, p क्या है, इंटीजर। ओके, सो हेंस वी गेट KL is p pi, that is what I am writing here, then I substitute k as 2 pi by lambda। ये फॉर्मूला हम लोग ने देखा था वेव्स में, तो k को मैंने रख दिया 2 pi by lambda। तो 2 pi by lambda into L is p pi, pi cancels on both sides giving us L is equal to p lambda by 2। तो this is the result for resonating length। Here L is resonating length, L का नाम क्या है, resonating length for string fixed at both ends, lambda is the wavelength or p is the integer, and then we get the result for frequency, resonating frequency, by using this relation v is equal to n lambda। ये तो हम लोग ने बहुत बार देख चुका, v is equal to n lambda gives us lambda is v by n, and we substitute this value of lambda in this equation for resonating length here, and we get our final result, which is for the resonating frequency, n is pv by 2l, where v we can substitute as root of p by mu। ये रिजल्ट हम लोग ने वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव में देखा था। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। इन दिस रिजल्ट n is the resonating frequency, p is integer, l is the length of the string, the total length of the string, t is tension in the string, and mu is mass per unit length of the string। So this is the analysis of string fixed at both ends। दोनों एंड पे अगर स्ट्रिंग फिक्स्ड है तो ऐसा एनालिसिस होगा। अब इसको हम लोग ने रेजोनेटिंग लेंथ क्यों नाम दिया, इसको हम लोग ने रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्यों नाम दिया, दैट ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखो, जब रेजोनेंस हम लोग ने देखा था, ऑसिलेशन चैप्टर में रेजोनेंस के बारे में बात किया था, एट दैट टाइम आई टोल्ड यू रेजोनेंस पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। रेजोनेंस पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो इन योर कॉलेज यू विल डू एन एक्सपेरिमेंट इन विच व्हाट यू विल सी कि यहां पे हम लोग ऐसा वायर दिया रहेगा, एक स्टेशनरी वेव फॉर्म करना रहेगा, एक वायर रहेगा और उसमें तुम ऐसे ही स्टेशनरी वेव फॉर्म करोगे, और स्टेशनरी वेव जब फॉर्म हो जाएगा ना, तो जब हम लोग वायर पे ऐसा एक पेपर बिट रखते हैं, वायर पे क्या रखते हैं, पेपर का बिट, मतलब पेपर को फोल्ड करके ऐसे रख देंगे। अब पेपर को फोल्ड करके ऐसे हमने रख दिया, तो इसमें क्या होगा, स्टेशनरी वेव बनेगा। स्टेशनरी वेव, तो स्टेशनरी वेव बनेगा तो ये रस्सी थोड़ा ऊपर नीचे हिलेगा, पर ये पेपर बिट नहीं गिरेगा, पेपर बिट नहीं गिरेगा। फॉर वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, विच इज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं, p by 2l रूट ऑफ t by mu, एट दैट टाइम जब हम लोग वो ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे और वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी लेंथ, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क होगा, एट दैट टाइम व्हेन यू विल डू दैट ट्यूनिंग फॉर्क एक्सपेरिमेंट, एंड यू विल take this tuning fork of that resonating frequency near this string fixed at both ends, तो what will happen is resonance will occur, and resonance occur होगा तो stationary wave बनेगा, stationary wave बनेगा तो what you will find is ऐसा amplitude high हो जाएगा और वो पेपर बिट ऐसा नीचे गिर जाएगा। पेपर बिट जैसे अभी तुमने देखा स्ट्रिंग से पेपर बिट गिर गया, वैसे ही यहाँ पे पेपर बिट तुम कहीं तो रखोगे, and what you will find is for resonating frequency that paper bit will fall down। That means you will understand this is the resonating frequency for that experiment। तो इसीलिए रेजोनेंस पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था इसीलिए बहुत ऑसिलेट हुआ रस्सी बहुत ऑसिलेट हुआ इसीलिए पेपर गिर गया।
तो पेपर गिरने से हम लोग को समझा कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आ गया। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी थियोरेटिकली हम लोग ऐसे निकालेंगे PV/2L, P/2L रूट ऑफ T बाय म्यू, एंड एक्सपेरिमेंटली हम लोग यहाँ पे ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क रख के यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे और ट्यूनिंग फॉर्क को जोर से मारेंगे स्पंज पे, और फिर उधर बाजू में यहाँ पे हम लोग लेके आएंगे। तो जब हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क को यहाँ बाजू में लाएंगे तो एट दैट टाइम देयर विल बी ऑसिलेशंस ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। तो हाथ से हिलाने का जरूरत नहीं है, ऑसिलेशंस ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क के कारण ही रस्सी ऐसा वेव्स प्रोड्यूस करेगा, और वेव्स प्रोड्यूस होकर दूसरे साइड में वॉल रहेगा, तो वॉल से भी रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन से उल्टा वेव आएगा, और दोनों वेव आपस में स्टेशनरी वेव बनाएंगे, एंड स्टेशनरी वेव में जो हम लोग ने बीच में पेपर बिट रखा है वो फिर उड़ जाएगा। तो हम लोग को समझेगा देयर इज नाउ अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, एंड नाउ इट हैज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एंड दैट इज द frequency of the tuning fork corresponding to the resonant frequency for this length of the string। तो resonant frequency देखो लेंथ टर्म है कि नहीं हमारे पास, तो इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए हमारे पास ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। फॉर दिस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वी हैव दिस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जो कि हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क के एक्सपेरिमेंट से समझेगा, एंड दैट लेंथ वी कॉल एज रेजोनेटिंग लेंथ। ये लेंथ के लिए वो ट्यूनिंग फॉर्क ने रेजोनेंस दिया, इसलिए इस लेंथ को भी हम लोग बोलेंगे रेजोनेटिंग।